हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का हमारी क्लास में स्वागत है। हम बात कर रहे थे कार्बन और उसके यौगिकों के बारे में, जिसके अंतर्गत हमने कार्बन के विशेष गुण के बारे में और उनके यौगिकों के नामकरण की पद्धतियों के बारे में भी अध्ययन कर लिया था। आज अपन इसे आगे चर्चा करेंगे कार्बन के अपर रूप के बारे में कि कार्बन के अपर रूप क्या होते हैं, अपर रूप किसे कहते हैं, कौन कौन से इसकी एग्जाम्पल है, उनके बारे में आज अपन बात करेंगे। देखिए दोस्तों, अपर रूप क्या होते हैं? किसी भी एक ही तत्व के दो या दो से अधिक रूप जिनके गुणधर्म क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। गुणधर्म क्या होते हैं? भिन्न भिन्न, लेकिन वो एक ही तत्व से क्या होते हैं, निर्मित होते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि अपर रूप किसी भी तत्व के दो या दो से अधिक रूप जिनके गुणधर्म क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, जिनके गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं, क्या कहलाता है? अपर रूप कहलाता है। और इसी गुण को अपन क्या कहते हैं? अपर रूपता कहते हैं। देखिए दोस्तों, एक ही तत्व के, जैसे माना कि अपन एग्जांपल लेते हैं कार्बन, अपन बात कर रहे हैं कार्बन के बारे में। यह एक ही कार्बन है और इसी कार्बन से मिलकर जैसे हीरा बना है, ग्रेफाइट बना है और फुलरीन बना है। अब ये तीनों ही किससे मिलकर बने हुए हैं? कार्बन से मिलकर बने हुए हैं, लेकिन इनके अंदर जो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, जो इनकी भौतिक गुण है, वो इनकी क्या है? तीनों के अलग अलग है। तो यह गुण अपना क्या कहलाता है? अपर रूप कहलाता है। आगे देखिए दोस्तों, कार्बन के अपर रूप को अपन दो भागों के अंदर डिवाइड करते हैं। कितने भागों में डिवाइड करते हैं? दो भागों के अंदर। कौन कौन से अपर रूप? एक तो अपना है क्रिस्टलीय अपर रूप, दूसरा है अक्रिस्टलीय अपर रूप। कार्बन के क्रिस्टलीय अपर रूप और दूसरा है अपना अक्रिस्टलीय अपर रूप। अब देखिए, इन दोनों के अंदर काफी डिफरेंस है। अब डिफरेंस क्या है, इसको अपन एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, हम किसी भवन का निर्माण करते हैं, वो किससे करते हैं? ईंटों से करते हैं। माना कि उसका निर्माण अपन ईंटों से करते हैं, और ईंटों का माना कि ये कोई ढेर लगा हुआ है। ये क्या लगा हुआ है? कोई ईंटों का ढेर लगा हुआ है। और उन ईंटों में से मैं क्या करता हूँ? एक ईंटों को एक निश्चित क्रम के अंदर जमाता हूँ। क्या करता हूँ? एक निश्चित क्रम के अंदर जमाता हूँ, और क्रम के अंदर जमाने पर मुझे एक ऐसी आकृति का निर्माण होता है जिसे अपन कहते हैं भवन। तो ये देखिए, जैसे ही ईंटों को मैंने क्या कर दिया, एक निश्चित आकार के अंदर जमा दिया, तो एक भवन का निर्माण हो गया। और यह क्या है? एक निश्चित आकार है, आकृति है, जिसके अंदर क्या है? एक निश्चित बंद कोण भी है। लेकिन इसके अंदर न तो कोई आकृति है, न ही इसके अंदर कोई आकार है, न ही यहाँ पर कोई बंद कोण वगैरह नजर आ रहा है। तो वही सेम प्रोसेस यहाँ पर है। क्रिस्टलीय के अंदर क्या होता है? क्रिस्टलीय अपर रूप में कार्बन होते हैं, वो एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित होकर एक निश्चित आकृति और निश्चित ज्यामिति या फिर निश्चित बंद कोण का निर्माण करते हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं? क्रिस्टलीय अपर रूप कहते हैं। एक बार दोबारा सुन सकते हैं परिभाषा। क्रिस्टलीय अपर रूप ऐसे अपर रूप जिसके अंदर कार्बन एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित होकर निश्चित आकार एवं आकृति में व्यवस्थित होकर एक निश्चित बंद कोण एवं ज्यामिति का निर्माण करता है। ऐसी संरचना क्या कहलाती है? कार्बन के क्रिस्टलीय अपर रूप कहते हैं। और यह संरचना किसके अंदर पाई जाती है? हीरा हो गया, ग्रेफाइट है, और तीसरा अपना एग्जाम्पल है फुलरीन है। अब देखिए दोस्तों, जो अपना हीरा और ग्रेफाइट है, ये तो कार्बन के प्राकृतिक अपरूप है, प्राकृतिक क्रिस्टलीय अपरूप कह सकते हैं। लेकिन जो हमारा फुलरीन है, इसको प्रयोगशाला के अंदर वैज्ञानिक के द्वारा इसको निर्मित किया गया है। तो ये अपना हो गया कृत्रिम। क्या हो गया? कृत्रिम। दूसरा देखिए अक्रिस्टलीय अपरूप, वही ईंटों का ढेर। इसके अंदर न तो कोई कार्बन की निश्चित व्यवस्था होती है, न ही कार्बन की कोई निश्चित आकृति होती है, न ही आकार होता है, न ही इसके अंदर कार्बन की कोई निश्चित ज्यामिति होती है, और न ही इसके अंदर कोई बंद कोण वगैरह पाया जाता है। जैसे अपन एग्जाम्पल लेते हैं, इसका कोक हो गया, कास्ट हो गया, ये सारे किसके अंदर एग्जाम्पल आते हैं? इस जैसे काजल है,
जिसके अंदर न तो कोई कार्बन की निश्चित व्यवस्था होती है, न ही इसके अंदर कोई कार्बन का निश्चित बंध कोण होता है, न ही आकृति, न ही ज्यामिति। ऐसा अपरूप अपना क्या कहलाता है? अक्रिस्टलीय अपरूप कहलाता है। आगे दोस्तों अपन बात करेंगे हीरा, ग्रेफाइट और फुदरीन के बारे में। डिटेल से जानकारी प्राप्त करते हैं कि क्रिस्टलीय अपरूप की हीरा, ग्रेफाइट और फुदरीन की क्या क्या इनकी और विशेषता है। हीरा, हीरा डायमंड, डायमंड जो क्या है, एक कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप है। कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप क्यों है? क्योंकि इसके अंदर कार्बन एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित होकर एक निश्चित बंध कोण, निश्चित आकार, निश्चित आकृति और निश्चित ज्यामिति का निर्माण करते हैं। इसलिए हीरा अपना क्या है? कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप है। यह एक कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप है। हीरा एक कार्बन का सबसे अति शुद्ध रूप है। कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा है? हीरा है। हीरे के अंदर कार्बन के अलावा कोई भी तत्व नहीं पाया जाता है, तो इसे अपन कहते हैं यह कार्बन का अति शुद्ध रूप है। किसका? कार्बन का शुद्ध रूप क्या है? हीरा है। दूसरी बात देखिए, अगर अपन हीरे की संरचना के बारे में बात करें तो हीरे की संरचना कैसी होती है? चतुष्फलकीय होती है। कैसी होती है? चतुष्फलकीय। हीरे के अंदर जो कार्बन व्यवस्थित होते हैं वे कार्बन, एक कार्बन है वो अन्य 4 कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। एक कार्बन अन्य 4 कार्बन से, माना कि ये एक क्या है? एक कार्बन है और वह अन्य 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ होता है। अब ये एक कार्बन है, वो अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है। आगे भी देख सकते हैं, ये माना कि दूसरा कार्बन है और ये भी आगे 4 कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ होता है। इस प्रकार आप इसकी डायग्राम को और आगे बढ़ा सकते हो। तो कहने का मतलब इसके अंदर एक ही इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान ये रखनी है कि एक जो कार्बन परमाणु है वो अन्य 4 कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ होता है। इस प्रकार इसकी संरचना कैसी होती है? चतुष्फलकीय इसकी संरचना होती है। तो कह सकते हैं हीरे में एक कार्बन अन्य 4 कार्बन परमाणु से, अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा रहता है। इनकी आकृति कैसी होती है? चतुष्फलकीय। आकृति कैसी होती है? चतुष्फलकीय। आकृति चतुष्फलकीय। फिर दोस्तों बात करते हैं, हीरा है वो अब तक ज्ञात सबसे कठोर पदार्थ है। अब तक प्रकृति में ज्ञात सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? वो है अपना हीरा। इसका कारण यह है कि हीरे में कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य सहसंयोजक बंध पाया जाता है और सहसंयोजक बंध वो काफी मजबूत होता है, जिसके कारण हीरा क्या है? सबसे कठोर पदार्थ। अपन कह सकते हैं हीरे में, हीरे की संरचना में परमाणुओं के मध्य, हीरे की संरचना में परमाणुओं के मध्य कौन सा बंध पाया जाता है? सहसंयोजक बंध पाया जाता है। सहसंयोजक, वो भी प्रबल सहसंयोजक बंध पाया जाता है, जिसके कारण हीरा कैसा होता है? कठोर होता है। जिसके कारण हीरा कठोर होता है। दूसरी बात दोस्तों करते हैं, जो हीरा है वो विद्युत का कुचालक है। कैसा है? कुचालक। कुचालक का अर्थ ये होता है कि वह विद्युत का चालन नहीं करता है। हीरे के द्वारा विद्युत का चालन नहीं करने के कारण ये कैसा है? कुचालक है। अब इसका भी कारण यह है कि इसके अंदर न तो कोई भी कार्बन की संयोजकता मुक्त है और न ही इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन मुक्त है। तो इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होने के कारण कार्बन, एक कार्बन अन्य 4 कार्बन परमाणु से जुड़ा होने के कारण यह विद्युत का कैसा होता है? कुचालक होता है। आगे अपन बात करते हैं, जो हीरा होता है, हीरे का दोस्तों अगर गलनांक की बात करें तो गलनांक इसका बहुत हाई होता है। हीरे का गलनांक 3843
3843 केल्विन होता है। बहुत हाई टेम्परेचर है। गलनांक क्या होता है? कोई भी पदार्थ, किसी भी पदार्थ का वह तापमान जिस पर वह अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होना शुरू हो जाता है। ठोस से द्रव, वह जिस तापमान पर ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में कन्वर्ट होना शुरू होता है, वह तापमान उसका क्या कहलाता है? गलनांक कहलाता है। दूसरी बात अपन बात करते हैं, कार्बन कार्बन के मध्य जो बंद दूरी है, जो कार्बन कार्बन के मध्य बंद दूरी है वो होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम। देखिए दोस्तों, एंगस्ट्रॉम क्या होता है? इनकी जो बंद दूरी है 1.54 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर। अब इसको मैं इस प्रकार भी लिख सकता हूँ 1.54 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ गया। हीरा एक पारदर्शी पदार्थ है जिसका अपन प्रयोग है वो, जैसे देखिए आभूषण हो गया, गहने वगैरह बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरी बात है कि पत्थरों की कटाई करने में भी हीरे का प्रयोग किया जाता है। किसकी कटाई करने में? पत्थरों की कटाई करने में किसका प्रयोग करते हैं? हीरे का प्रयोग करते हैं। और एक इम्पोर्टेंट बात है, फोनोग्राम में किसमें प्रयोग करते हैं? फोनोग्राम में भी हीरे का प्रयोग किया जाता है। फोनोग्राम प्राचीन समय में उपयोग में ली जाने वाला एक प्रकार का वाद्य यंत्र है, ध्वनि यंत्र है, और इस ध्वनि यंत्र के अंदर हीरे का प्रयोग होता था। आगे अपन बात करते हैं कार्बन का दूसरा अपर रूप, क्रिस्टलीय अपर रूप, वो है अपना ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के बारे में बात करते हैं। ग्रेफाइट दूसरा अपना क्रिस्टलीय पदार्थ है ग्रेफाइट। ये भी एक प्रकार से क्रिस्टलीय अपरूप है। देखिए दोस्तों, ग्रेफाइट है वो एक ग्रेफोस शब्द से बना है। किससे बना है? ग्रेफोस शब्द से बना है, और जिसका अर्थ होता है लिखना। ग्रेफाइट है वो एक ग्रेफोस शब्द से बना है जिसका अर्थ क्या होता है? लिखना। जिसका अर्थ होता है लिखना, अर्थात जो हम पेंसिल का प्रयोग करते हैं लिखने में, उस पेंसिल के अंदर भी कौन सा पदार्थ होता है? ग्रेफाइट उसके अंदर पदार्थ है वो पाया जाता है। देखिए दोस्तों, दूसरी बात, ग्रेफाइट हमारा एक समकीला अपारदर्शी पदार्थ है। कैसा है? समकीला और अपारदर्शी। समकीला, अपारदर्शी और फिसलनशील पदार्थ है। बहुत ही चिकना फिसलनशील पदार्थ है, तब अपन कह सकते हैं ये क्या है? चिकना पदार्थ है। देखिए दोस्तों, इसकी जो आकृति होती है वो होती है षटकोणीय। ग्रेफाइट की आकृति कैसी होती है? षटकोणीय। इसकी जो आकृति होती है वो होती है षटकोणीय। अब इसके अंदर क्या होता है? एक कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ होता है, लेकिन हीरे के अंदर क्या होता है? जस्ट इसका उल्टा, एक कार्बन है वो अन्य 4 कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ होता है। ग्रेफाइट में एक कार्बन अन्य 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा होने के कारण एक कार्बन की संयोजकता पूर्ण नहीं हो पाती, जिस कारण यहाँ पर क्या होता है? द्विबंध। जो हमारा ग्रेफाइट है उस ग्रेफाइट के अंदर क्या होता है? द्विबंध पाया जाता है कार्बन की संयोजकता पूर्ण करने के लिए। तो अपन कह सकते हैं इसमें एक कार्बन अन्य 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। अब एक इसमें कार्बन की संयोजकता पूर्ण करने के लिए इसमें क्या होता है? द्विबंध होता है। क्या होता है? द्विबंध। तो इसके अंदर द्विबंध पाया जाता है। देखिए दोस्तों, यह क्या है? कार्बन का एक सुचालक है। सॉरी, ये विद्युत का क्या है? सुचालक है। सुचालक क्यों है? क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की मुक्त होने के कारण, एक इलेक्ट्रॉन है वो इसके अंदर मुक्त अवस्था में पाया जाता है, जिसके कारण यह विद्युत का क्या है? सुचालक। विद्युत का सुचालक। सुचालक क्यों है? क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण,
मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ग्रेफाइट क्या है, विद्युत का सुचालक है। जैसे अपन इसकी अगर आकृति देखते हैं तो इसके अंदर जो षटकोणीय तल होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होकर एक परत का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, एक परत का निर्माण करते हैं। जैसे देखिए ये कोई कार्बन परमाणु है, अन्य कितने कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ होता है, 3, अन्य है वो 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ होता है और जिसके कारण इसमें क्या होता है, विद्युत का क्या होता है, सालन होता है। अब देखिए दोस्तों, जो ये परतें होती है ये परतें एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होती है। ये इस प्रकार से इसके अंदर क्या होती है, परतें हैं वो व्यवस्थित होती है। अब दूसरी बात, यह कैसा पदार्थ है, एक मुलायम पदार्थ है। हीरे की तुलना में मुलायम, इतना भी मुलायम नहीं है लेकिन हीरे की तुलना में ये क्या है, मुलायम है। हीरे की तुलना में ये एक मुलायम है। और मुलायम का कारण क्या है, पहली बात तो इन दोनों परतों के बीच में दूरी अधिक होने के कारण इनके मध्य वो दुर्बल बंध पाया जाता है और दोनों परतें हैं वो आसानी से फिसल भी सकती है। तो इनके मध्य अपन कह सकते हैं दोनों परतों के मध्य दुर्बल बंध पाया जाता है। दोनों परतों के मध्य दुर्बल बंध पाया जाता है जिसके कारण ये क्या होता है दोस्तों, ये ग्रेफाइट है वो मुलायम होता है। और इनके अंदर जो षटकोणीय परतें होती है वो षटकोणीय तल है वो एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होकर एक षटकोणीय परत का निर्माण करते हैं। आगे अपन बात करते हैं ग्रेफाइट के उपयोग के बारे में कि ग्रेफाइट का अपन कहाँ प्रयोग लेते हैं। ग्रेफाइट का जो उपयोग है वो सबसे पहली बात तो है इसका प्रयोग पेंसिल में, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, पेंसिल में यूज करते हैं, पेंसिल में इसका प्रयोग। दूसरा प्रयोग है वो इसका इलेक्ट्रोड में, किस में करते हैं, इलेक्ट्रोड। इसमें आप देखे होंगे जो सेल होते हैं या फिर कोई बैटरीज होती है उस बैटरी के ऊपर जो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं, ग्रेफाइट के बने हुए होते हैं। दूसरी इसके उपयोग की बात करें तो इसका प्रयोग करते हैं शुष्क स्नेहक के रूप में। किसमें करते हैं, शुष्क स्नेहक। शुष्क स्नेहक ऐसे पदार्थ जिनके अंदर न तो कोई तरल पदार्थ लगा हुआ होता है, बिना तरल पदार्थ के ही यह किन्हीं दो वस्तुओं के मध्य घर्षण को क्या करते हैं, कम करने का कार्य करते हैं। इसलिए इसका प्रयोग किसमें करते हैं अपन, शुष्क स्नेहक के रूप में करते हैं। दूसरी बात इसका है, इसका प्रयोग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, परमाणु भट्टी में, नाभिकीय परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में। किसके रूप में, नाभिकीय परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में। मंदक अर्थात, मंदक का मतलब होता है धीमा करना। क्या अर्थ होता है, धीमा करना। तो ये इसके अंदर क्या करता है, न्यूट्रॉन्स की गति को धीमा करता है, न्यूट्रॉन्स की गति को क्या करता है, धीमा करता है। आगे अपन इस क्रिस्टलीय अपरूप के बारे में, तीसरा जो अपना अपरूप है वो है फुलरीन, उसके बारे में बात करते हैं। फुलरीन, आगे अपन बात करते हैं फुलरीन जो एक कार्बन का क्या है, क्रिस्टलीय अपरूप है। देखिए दोस्तों, जो हमारा फुलरीन अपरूप है यह एक प्रकार से कृत्रिम अपरूप है। क्या है, कृत्रिम अपरूप है। इसको लैब के अंदर वैज्ञानिक द्वारा इसको बनाया गया है। जो हमारे हीरे और ग्रेफाइट है वे एक प्रकार से प्राकृतिक अपरूप है, तो अपना फुलरीन क्या है, एक प्रकार से कृत्रिम अपरूप है। देखिए दोस्तों, यह भी एक कार्बन का अपरूप है। क्यों है, क्योंकि इसके अंदर कार्बन एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित होकर निश्चित बंध कोण होता है, निश्चित ज्यामिति होती है, निश्चित आकार, निश्चित आकृति होती है, इसलिए ये क्या है, कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप है। दूसरी बात, फुलरीन जिसकी आकृति कैसी होती है, फुटबॉल के समान आकृति होती है, फुटबॉल के समान, फुटबॉल के समान इसकी आकृति होती है। जो आपने फुटबॉल के बाहर की और डिजाइन बनी होती है, फुटबॉल के ऊपर की जो डिजाइन होती है वही डिजाइन किसके अंदर होती है, फुलरीन के अंदर होती है। उसी क्रम में जो कार्बन है वो व्यवस्थित रहते हैं। दूसरी बात देखिए दोस्तों, इसको फुलरीन नाम क्यों दिया गया, क्योंकि अमेरिका के एक प्रसिद्ध वास्तुकार थे जिनका नाम था बकमिंस्टर फुलर। क्या नाम था, बकमिंस्टर फुलर। बकमिंस्टर फुलर के नाम पर, बकमिंस्टर फुलर के नाम पर इनका नाम क्या रखा गया, फुलरीन नाम पर फुलरीन रखा गया। देखिए दोस्तों, इसके अंदर है वो कार्बन, या तो कार्बन की संख्या 60 होती है,
या कार्बन संख्या 70 होते हैं या इससे भी अधिक कार्बन संख्या इसमें होती है, तो इसमें कार्बन की संख्या 60, 70 या इससे भी क्या होती है, अधिक होती है, या इससे भी क्या होती है, अधिक होती है। लेकिन जो हमारा कार्बन 60 का फ्लोरीन है सबसे स्थायी माना जाता है। कार्बन 60 का फ्लोरीन सबसे स्थायी होता है। अब देखिए जो कार्बन 60 का फ्लोरीन है उसकी संरचना के अंदर कुल 32 फलक होते हैं। कितने फलक होते हैं? 32 फलक होते हैं। और इन 32 फलकों में से इनके जो 20 फलक है वो तो होते हैं षटकोणीय। कैसे होते हैं? षटकोणीय। और जो 12 फलक है वे 12 फलक होते हैं पंचकोणीय। कैसे होते हैं? पंचकोणीय होते हैं। कुल 32 फलक है जो कैसे होते हैं? षटकोणीय, और 12 कैसे होते हैं? पंचकोणीय होते हैं। अब ध्यान दीजिए जो हमारा कार्बन 60 है इसकी आकृति कैसी होती है? फुटबॉल के समान बनता है। जो फुटबॉल के जो ऊपरी भाग है बाहर की जो डिजाइन लगी होती है वही डिजाइन इसके अंदर होती है। तो इसकी आकृति के कारण इसे अपन क्या कहते हैं? बक्की बॉल। क्या कहते हैं? बक्की बॉल कहते हैं। अब अपन बात करते हैं फ्लोरीन के उपयोग के बारे में। ज़्यादा इसके उपयोग नहीं है। फ्लोरीन का उपयोग है वो आणविक बेरिंग में किया जाता है और प्राकृतिक गैसों के शुद्धिकरण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका उपयोग लिखते हैं अपन किस में? आणविक बेरिंग में। आणविक बेरिंग में इसका प्रयोग होता है। और दूसरी बात है प्राकृतिक गैसों के शुद्धिकरण में। प्राकृतिक गैस के शुद्धिकरण में किसका प्रयोग होता है? ग्रेफाइट का प्रयोग होता है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हमने कार्बन के बारे में पढ़ा जिसके अंदर अपरूप और क्रिस्टलीय अपरूप और अक्रिस्टलीय अपरूप के बारे में जाना। आगे अपन एक और नए वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक्स, ऑल द बेस्ट।